हेलो हेलो दोस्तों, आज हम लोग चालू करने वाले हैं एनटीपीसी का जीके जीएस में भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग ने पहला चैप्टर आज क्लियर करेंगे, जो कि दिया है यूनिट मेजरमेंट और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यानी यूनिट। यूनिट में सबसे पहला हम लोग सवाल देखते हैं। दे रहा है निम्नलिखित में कौन एसआई मात्रक नहीं है। तो इसमें ऑप्शन है कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन्स और ओम। तो मैं आपको बता दूं, ओम जो मात्रक होता है वो प्रतिरोध का होता है। एसआई मात्रक होता है न्यूटन बल यानी फोर्स का होता है। और एम्पियर विद्युत धारा का होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि एसआई मात्रक नहीं है, कैलोरी है। क्योंकि ये सीजीएस मात्रक देता है, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक होता है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। लंबाई का एसआई मात्रक क्या होता है। तो लंबाई को एसआई में हमेशा मीटर में मापा जाता है। तो एसआई का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल सिस्टम होता है जिसमें हम लोग किसी वस्तु को मेजर करते हैं, मापते हैं। मापने की कई प्रणाली होती है। सीजीएस मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है और रेडियन भी। नहीं, हाँ, सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक होता है और एफसीएस एक भी मात्रक होता है जो फ्रेंच के लोगों को मापते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। त्वरण का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है। तो दे रहा है मीटर प्रति स्क्वायर, सेंटी क्यू मीटर स्क्वायर, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मीटर स्क्वायर। इसको हम लोग मात्रक को कैसे जानेंगे कि यही होता है। तो त्वरण का फार्मूला होता है, त्वरण का परिभाषा क्या होता है, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। इसका मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। तो इसका जो फॉर्मूला, तो इसको सीजीएस में भी हम लोग बदल सकते हैं, मीटर को सेंटीमीटर में रखेंगे। सेकेंड का एकदम, एसआई में भी मात्रक सेकेंड ही होता है और सीजीएस में भी सेकेंड ही होता है। तो उसका हो जाएगा सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर सीजीएस में, और एसआई में हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्नलिखित में क्या है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, अभी मैंने आपको बताया था। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर चौथा। रेडियो धर्मिता का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो रेडियो धर्मिता का स्थायी मात्रक क्यूरी, क्यूरी होता है, बी ऑप्शन। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, नहीं नहीं नहीं, इसका स्थायी मात्रक ये बेरुकल, बेरुकल होता है। तो हम लोग कुछ यूनिटों का इकाई मात्रक देख ले रहे हैं। जैसे मीटर एम से सूचित किया जाता है, जो कि लंबाई का मात्रक होता है। किलोग्राम द्रव्यमान का होता है। सेकेंड समय का। विद्युत धारा का एम्पियर। केल्विन ताप का होता है। मोल पदार्थ की मात्रा। और कैंडेला ज्योति तीव्रता का होता है। विद्युत आवेश का स्थायी मात्रक क्या होता है। तो उसका कूलम होता है विद्युत आवेश का। इस पर भी चार्ज होता है। कूलम आवेश पर चार्ज कोई भी कभी कभी पूछता है। प्रकाश वर्ष क्या है। प्रकाश वर्ष ना, ये जो प्रकाश की जो दूरी होती है, यहाँ की पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी को प्रकाश वर्ष में नापा जाता है। क्योंकि जैसे हम लोग कुछ जैसे छोटा छोटे से लेके मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, हजार मीटर में ऐसे मापते हैं। और जो बहुत दूरी होती है तो उसे हम लोग प्रकाश वर्ष में मापा करते हैं, यानी जो प्रकाश गति करती है। तो यह दूरी का मात्रक है। किसी पिंड पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य, पिंड द्वारा बल की दिशा में तय की गई दूरी और लगाए गए बल की मात्रा के गुणनफल के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन से कार्य क्रिया नहीं है। ये पूछ रहा है, जितना ये दिया हुआ है, तो एक तरफ से इसको परिभाषा दिया हुआ है। और उस परिभाषा को हम लोग समझेंगे और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि किसका है। ये जो परिभाषा दिया हुआ है, एक तरफ ये कार्य का परिभाषा दिया हुआ है। तो हम लोग देखेंगे कि इनमें से कौन कार्य का एसआई मात्रक नहीं है। तो न्यूटन मीटर भी कार्य का होता है। किग्रा मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर भी होता है और कार्य का जूल भी होता है। और किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर कार्य का एसआई मात्रक नहीं होता। तो यही ऑप्शन सी, ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 9। लेंस की शक्ति एसआई क्या है। तो इसे लेंस की शक्ति को हम लोग डायोप्टर में मापते हैं। और सबसे अच्छा डायोप्टर होता है जो 4D होता है। लेंस की शक्ति जो 4 डायोप्टर होता है ना, वह सबसे अच्छा होता है। और आप लोग निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष को भी अच्छे से पढ़ लेते हैं। रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई को मापा जाता है। तो पास्कल में माप नहीं, क्यूरी में मापा जाता है।
रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को क्यूरी नामक इकाई द्वारा मापा जाता है। वाट वाट क्या है? शक्ति एसआई इकाई है, ऊर्जा का परिवर्तन रूपांतरण का। पास्कल डार्ट की एसआई मात्रक है और एम्पियर विद्युत धारा की। ध्वनि मापने के लिए एकक यूनिट को उपयोग किया जाता है, तो डेसिबल में हमेशा ध्वनि को डेसिबल मापा जाता है एसआई मात्रक में। निम्नलिखित में किसे जूल में मापा जाता है? तभी हमको बताए थे जूल कार्य का और ऊर्जा का एसआई मात्रक है। और उस दिया हुआ उसको भी आप लोग याद कर लें। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे 13। गैलन सामान्यतः इस्तेमाल किया जाता है, तो गैलन आयतन की माप। जैसे आप लोग जब तेल लेने जाते होंगे किराना स्टोर पर, तो जो तेल देता है हमेशा गैलन में देता है, एक कूप जैसा होता है, उसी को गैलन कहा जाता है। गैलन का आयतन सामान्यतः 3.785 लीटर होता है एक गैलन में, और उससे बड़ा भी होता है, कभी कभी छोट भी होता है। अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी व्यक्त करने के लिए लंबाई कौन सी इकाई का सबसे प्रयोग किया जाता है? तो पर अभी आपको बताए थे कि लंबी दूरी तय करने वाले को जब हम लोग दूरी नापते हैं तो प्रकाश वर्ष में नापते हैं। रेसिस्टेंस यूनिट क्या है? रेसिस्टेंस यूनिट एक ओम को ही कहा जाता है। रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस माने प्रतिरोध का यूनिट क्या है? इस इंग्लिश में दिया हुआ उसका प्रतिरोध भी होना चाहिए। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट है। पृथ्वी से लेकर सूर्य तक अनुमानित दूरी की लंबाई की यूनिट है, एक प्रकाश वर्ष दूरी की लंबाई है, तो इसे लाइट ईयर या प्रकाश ईयर्स में हम लोग नापते हैं। इसका एस्ट्रोनॉमिक लेकर इसकी दूरी, हाँ इसका एक अलग से परिभाषा एस्ट्रोनॉमिक यूनिट है। कहते हैं इलेक्ट्रॉन यूनिट खगोलीय इकाई इतना मीटर। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ के अनुसार प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। बल की इकाई मात्रा केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि बी ऑप्शन हो जाएगा। अब ये बल का है, इसको न्यूटन भी कहा जाता है। इतना को बल की एसआई यूनिट क्या आती है? न्यूटन, अभी बताया आपको। तो हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा और उसकी एसआई के रूप में सम्मिलित नहीं है? जो दिया हुआ है वो एसआई मात्रा से मेल कर रही है कि नहीं? प्रेशर का पास्कल सही है, इलेक्ट्रिक कंडक्शन सीमेंस सही है, फ्रीक्वेंसी खटरज का होता है, और मैग्नेटिक फ्लक्स ये टेस्ला, हाँ ये गलत है, जो कि इसका गलत है। इसका होना चाहिए था वेबर। वेबर वो एसआई मात्रक होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? ये वेबर होता है, अभी हमको बताए हैं। न्यूटन के मापन का इकाई है, ये बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 22। किस पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसी इकाई का उपयोग किया है? किसी पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। एक मोल बराबर होता है 6.022 गुणा 10 की पावर 23। इसे अवगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। ध्वनि की प्रबलता किस में मापी जाती है? तो डेसिबल में मापी जाती है, ऊपर भी आप लोगों को बताए थे। अब हम लोग देखेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, मापन यंत्र। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। ये सब आपको याद रखना होगा, ये पूछता है डायरेक्ट। आप लोग देखते हैं 2022 में पूछा हुआ है। और आप लोग देख लीजिए, ओडोमीटर वाहन द्वारा चलाई गई दूरी को मापने के लिए किया जाता है, जो सामान्यतः गाड़ी में लगा होता है। थर्मोमीटर शरीर का तापमान मापने में हुआ जाता है। जब किसी व्यक्ति को बुखार आ जाता है तो उसे थर्मोमीटर में मापा जाता है। हाइग्रोमीटर वायुमंडलीय दाब की आर्द्रता मापने के लिए किया जाता है, और बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किया जाता है। हम दे रहा है हाइग्रोमीटर क्या नापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से हमेशा आर्द्रता यानी उसकी जो संपीड़ितता होती है वो नापी जाती है। कौन सा यंत्र समुद्र के स्तर से ऊपर की वस्तुओं को देखने के लिए पनडुब्बियों का प्रयोग किया जाता है? इसको पेरिस्कोप का उपयोग किया जाता है। पेरिस्कोप पनडुब्बियों का उपयोग होने वाला एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से पानी में डूबे हुए व्यक्ति को ऊपर का दृश्य दिखाई पड़ता है। पायरोमीटर दूर किसी वस्तु को ताप को ज्ञात करने हेतु उपयोग किया जाता है। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसको हेलिस्कोप का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप को कम नजदीक की वस्तुओं के लिए देखने का उपयोग किया जाता है। सूर्य को देखने के लिए हेलिस्कोप का यंत्र का उपयोग किया जाता है। टेलीस्कोप दूरदर्शी व प्रकाशीय उपकरण है जिसका प्रयोग दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। अल्टीमीटर ऊंचाई मापन यंत्र है जिसका विमान में किया जाता है। आइडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने में किया जाता है।
सर्किट में बिजली का प्रवाह का पता लगाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वानोमीटर का उपयोग किया जाता है। आप लोग जब क्लास 11th में पढ़े होंगे, गैल्वानोमीटर का प्रैक्टिकल भी होता है और उसका भी समझ में आता है। एक शॉफ्ट को आवर्तन गति का निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो टैकोमीटर का उपयोग किया जाता है। रिक्टर पैमाने में बारे में निम्नलिखित में कौन सा गलत है? इसे 1935 में चार्ल्स रिएक्टर और गुटेनबर्ग द्वारा विकसित किया गया था। यह एक लघुगणकीय पैमाना है। रिएक्टर पैमाने पर 8-9 की तीव्रता का अर्थ हल्का भूकंप होता है। ये जो डी ऑप्शन है उसका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 किधर गए? हाँ। तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो तरल पदार्थों का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 33। पानी के अंदर की वस्तुओं को पता लगाने के लिए किस अंतर का उपयोग किया जाता है? तो अभी बताए थे, सोनबार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग ना जहाजों का ऊपर जो उठते हैं उसको देखने के लिए किया जाता है। किसी पर्पथ में विद्युत धारा का प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो गैल्वानोमीटर का उपयोग किया जाता है, तीर जैसा होता है। अमीटर का उपयोग किसी परिपथ में धारा में प्रवाहित मान ज्ञात करने के लिए या मापने के किया जाता है। रियोस्टेट का प्रतिरोध को कम करने या बढ़ाने के लिए किया जाता है। और वोल्ट मीटर को किसी परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर मापने के किया जाता है। हवा का गति को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसे उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो एनीमोमीटर का उपयोग किया जाता है हवा की गति मापने के लिए। निम्नलिखित में से कौन सा झूठ पता लगाने वाली मशीन है? पॉलीग्राफ। पॉलीग्राफ मशीन है जो झूठ पकड़ने के लिए किया जाता है। इसे लाई डिटेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज जॉन ऑगस्टन नामन ने 1921 में ही कर दिया था। अपराध की जांच करने के लिए नार्को टेस्ट के नाम से जाना जाता है। भट्टियों जैसे अपेक्षाकृत उच्च तापमान मापने के लिए निम्नलिखित में से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अब हम लोग देखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशियां। कौन सी राशि सदिश राशि है, कौन सी राशि अदिश है? तो निम्नलिखित में कौन सी अदिश राशि है? अदिश राशि क्या है? जिसे सिर्फ जिसमें परिमाण हो पर दिशा नहीं हो, और सदिश राशि जिसके परिमाण के साथ साथ दिशा हो उसे सदिश राशि कहते हैं। तो दे रहा है, निम्नलिखित में कौन अदिश राशि है? तो संवेग। संवेग के साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। बल, बल के पास भी होता है। द्रव्यमान, द्रव्यमान के पास दिशा नहीं होता, सिर्फ परिमाण होता है। इनमें से कौन सी राशि सदिश नहीं है, मानी सदिश नहीं है? शक्ति, बल, आघूर्ण, विस्थापन, त्वरण। त्वरण एक सदिश राशि जिसे ए, भे- हाँ, ए वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है। बल आघूर्ण को टाउ टाउ से सूचित किया जा सकता है। और विस्थापन इसे शक्ति। यहाँ ये शक्ति एक अधिक सदिश राशि नहीं है क्योंकि इसको सिर्फ दिशा नहीं होता है। निम्नलिखित में कौन सा वेक्टर मात्रक नहीं है? वेक्टर माने सदिश राशि नहीं है। गति, आवेग, बल, आघूर्ण, विद्युत प्रवाह, विस्थापन। विद्युत प्रवाह एक सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि का उदाहरण क्या है? वजन, तापमान, लंबाई, वेग। वेग जिसे भी वेक्टर द्वारा सूचित किया जाता है, एक सदिश राशि है। निम्नलिखित में से कौन सी वेक्टर मात्रा है? समय, दूरी, वेग। वेग यहाँ पे वेक्टर है। सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियां जिनका परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है, वो सदिश राशियां कहलाती है। जैसे विस्थापन, वेग, त्वरण, बल, भार, आवेग आदि। वे राशियां जिनका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होता है, आदि राशियां कहलाती, जैसे द्रव्यमान। द्रव्यमान के पास सिर्फ परिमाण होता है। दूरी, समय, चाल, दाब, कार्य, शक्ति, तापमान, और आयतन इत्यादि। अब हम लोग पढ़ेंगे मैकेनिक्स यानी यांत्रिक। पवन चक्की पवन ऊर्जा के किस ऊर्जा का उपयोग करती है? तो ये हो जाए गतिज ऊर्जा। पवन चक्की जो चलती हवा से चलती है, और हवा में गति होता है, यानी इसलिए इसको गतिज ऊर्जा कहा जाता है। एक गतिशील वस्तु अनिवार्य रूप से प्राप्त करती है। एक गतिशील वस्तु गतिज ऊर्जा भी बताएं कि गति में जो प्राप्त होता है उसे गतिज ऊर्जा कहा जाता है। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को क्या कहा जाता है? तो इसे न्यूटन का फर्स्ट नियम कहा जाता है। नहीं नहीं नहीं, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर बल की दिशा में आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती होता है। इस नियम को न्यूटन का दूसरा नियम कहा जाता है।
किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन के दर उस वस्तु के आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती है, उसे न्यूटन का द्वितीय नियम कहा जाता है। उदाहरण, क्रिकेट खेलते तेजी गेंद आती कैच पकड़ लेते हैं और अपने हाथों को पीछे ले जाना, यह न्यूटन का तीसरा नियम को दिखाता है। न्यूटन के गति के दूसरे नियम का समीकरण क्या है? एफ बराबर है में बल बराबर मास गुणे त्वरण होता है। निम्नलिखित में से न्यूटन का कौन सा गति लॉ ऑफ मोशन दीवार पर फेंके हुए गेंद टकराकर वापस लौटने के संबंध में दिखाता है? तो ये तीसरा नियम है। क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया बल को न्यूटन का थर्ड लॉ कहा जाता है बोलचाल की भाषा में। गति के तीन नियम हैं, इनमें से किसके द्वारा प्रतिपादित किए के द्वारा किए गए? इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ और न्यूटन थर्ड लॉ भी कहा जाता है। न्यूटन के गति के प्रथम नियम अन्य नाम क्या है? गति न्यूटन के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। न्यूटन के गति विषयक तीन नियम है। न्यूटन के प्रथम लॉ को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन सेकेंड लॉ को संवेग का नियम कहा जाता है और न्यूटन थर्ड लॉ को क्रिया प्रतिक्रिया बल भी कहा जाता है। मेज पर रखी गई पुस्तकों का ढेर के कारण हटता नहीं है, ये क्या है? ये जड़त्व का नियम है। जड़त्व का पहला नियम क्या है? जो वस्तु जिस अवस्था में है, उसी अवस्था में रहना चाहती है जब तक उस पर किसी विपरीत कोई बल न लगाए, तो वह जड़त्व का नियम है। जड़त्व इनर्शिया का निम्न किस प्रतिपादन किया गया था? तो सर आइजक न्यूटन के द्वारा किया गया था। 14 किलो द्रव्यमान और 28 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले पिंड का संवेग कितना होगा? जब कैलकुलेशन कीजिएगा तो 392 किलोमीटर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। आप लोग देख भी सकते हैं, वहां पे सोल्व करके हम लगाए भी हुए हैं। फ्रेम के संदर्भ में जो समय का फंक्शन है, एक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर क्या है? इसे क्या कहा जाता है? तो उसे वेग कहा जाता है। किसी वस्तु की स्थिति बदलने की दर को वेग कहा जाता है। यह एक सदिश राशि है जिसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य है। एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण पर दौड़ने वाली कार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन कथन सत्य है? कार का त्वरण शून्य है, कार का वेग शून्य है, कार का त्वरण निरंतर बदल रहा है, कार का वेग निरंतर बदल रहा है। कार का वेग, यदि कोई पिंड कार नियत त्वरण गति करे तो उसका वेग निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। यदि पिंड नियत वेग गति करता रहे तो उसका त्वरण शून्य होगा, क्योंकि वेग परिवर्तन के समय दर को त्वरण कहा जाता है। इसको आप जैसे कोई वेग है उसको वैरी वैरी कर रहा है यानी बदल रहा है, तो उसे जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो उसका कांस्टेंट आ जाएगा और वेग का डिफरेंशिएशन ही त्वरण का दिखाता है। तो जो कांस्टेंट हो जाएगा तो वही त्वरण है। दे ही रहा है कि त्वरण हमेशा कांस्टेंट रह रहा है, तो इसका मतलब वेग वैरी कर रहा है यानी बदल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा घर्षण बल के बारे में सही नहीं है? आप लोग घर्षण बल का परिभाषा याद कर लीजिए। रोलिंग घर्षण स्लाइड घर्षण की तुलना में अधिक होता है। मशीनों के बैरिंग घर्षण करने का आता है। ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ब्रेक लगाने पर एक कार मुख्यतः रूप से बल के कारण रुक जाता है, घर्षण बल के कारण रुकता है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। डॉट 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 द्वारा दाब प्रवणता बल के संतुलित होने पर भू स्थिति प्रभाव की स्थिति बनती है, तो इसका हो जाए कॉरियोलिस बल के कारण होता है। इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। पेंडुलम लयबद्ध लोकक हार्मोनिक और लिस्टर की तरह काम करता है, अतः इसका प्रयोग दादाजी घड़ी, कलाई से पहनने वाली घड़ी, घुड़पट्टी, सैंडल और रेत की घड़ी में किया जाता है। इसका सही ऑप्शन है पेंडुलम। लयबद्ध से लेकर हार्मोनिक और स्टीलिंग की तरह काम करता है, अतः दादाजी की घड़ी में इसका प्रयोग किया जाता है। जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल में एक ही निश्चित पथ पर बार बार अपनी गति को दोहराता है, तो उस गति को सरल आवर्त गति यानी पेंडुलम सरल आवर्त गति का व्यवहार कहा जाता है। जब कार एक मोड़ लेती है तो वह कौन सा बल है जो हमें बाहर की ओर धक्का देता है? तो उसे केंद्रीय बल कहा जाता है। जब बाहर को ढकेलता है तो अपकेंद्रीय, और जब वो उसको अंदर की ओर खींचता है घुमाव पर तो उसे केंद्रीय बल भी कहा जाता है। डेयरी में प्रयोग किए जाने वाले दूध से क्रीम को अलग करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? तो अपकेंद्रीयकरण कहा जाता है। लट्टू घुमाना किसका उदाहरण है? तो यह केंद्रमुखी बल के कारण होता है, जो अपन केंद्र की ओर निश्चित रूप से घूमते रहता है एक केंद्र पर।
एक बहुत पुराने मॉडल को पेंडुलम घड़ी की कार्य की पद्धति की तरह थी। ये मैकमिलन थी। रोलो स्टिक की सवारी कौन सा बल का केंद्रीय है? तो यह रोलो स्टिक सवारी अपकेंद्रीय बल का कार्य करता है। और वित्तीय पथ पर किसी पिंड के तत्क्षणिक वेग के लंबवत बल अनभिनय पथ कहलाता है। केंद्रीय बल के कारण पिंड वक्र स्वरूप गति करता है। तो ठीक है, इस लेक्चर में इतना तक, और अगले वीडियो में हम लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में पढ़ेंगे और अच्छे से सभी आरबीबी एनटीपीसी के क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।